12 देगी। एक और जिक्र है, आरजेडी 30 सीटें अपने पास रखकर शेष सीटें सहयोगी दलों को देगी। तो कुल मिलाकर के जो ये क्षेत्रीय दल हैं, जो हमने देखा कि मुकेश सहनी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो और भी कह सकते हैं कि कौन से नेता कहां से चुनाव उतरने वाले हैं। ललन सिंह को मुंगेर सीट से चुनाव दिए जाने पर जेडीयू में लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही बात फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस मजबूती का दावा दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों तक है या फिर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने तक है? क्योंकि जब भी बात सीटों को लेकर आती है, पेच फंसता हुआ नजर आता है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ना तो एनडीए और ना ही विपक्ष अभी तक सीटों को लेकर बात फाइनल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब तो चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, चुनावी रैलियों में सभी नेता एक दूसरे के भाई बंधु बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब भी बैठक होती है सीटों को लेकर, आखिरकार बात फाइनल क्यों नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है। और अब जबकि लगभग कह सकते हैं कि अब आपको अनाउंस करना ही पड़ेगा, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, तो ऐसे में अब जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी गठबंधन है, उनको साथ बैठकर कहीं ना कहीं चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक एक सीट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो दल हैं वो अपने अपने दावे करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बिहार की जो राजनीति है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना तो एनडीए और ना ही इंडिया, दोनों ही तरफ से अगर देखेंगे तो अभी तक कोई भी चीज़ें फाइनलाइज नहीं की गई। आज दोनों ही दल कह सकते हैं गठबंधन की बैठक है। ऐसे में सबसे अधिक जो प्रेशर है वो बीजेपी के ऊपर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार भी है। इसके अलावा जो मांझी हैं, इसके अलावा पशुपति पारस हैं और मुकेश सहनी हैं, ये जो भी लोग हैं लगातार अपनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेने की मांग कर रहे हैं। और वहीं जो चिराग पासवान हैं, उनको 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू के हाथ में 16 सीटें आ रही हैं। तो यहाँ पर जो बाकी दल हैं, क्या उनको सीटें मिलेंगी या फिर इस बार उनको खाली हाथ रहना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी देख रही है कि अगर चिराग पासवान उनके साथ रहते हैं तो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला, उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इससे जो छोटे दल हैं, खासकर हमने देखा कि मुकेश सहनी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो और भी कह सकते हैं, चाहे पशुपति पारस हैं, ये सब लोग जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से भी 2 से 3 सीटें आनी चाहिए। लेकिन इस पूरे समीकरण में उनकी जगह कहीं भी नहीं बन पा रही, इसीलिए लगातार जो माथापच्ची है वो चल रही है। आज भी नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा सीटों का बंटवारा, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपस में भी टूट फूट हो सकती है। वाकई में देखिए, और ये तो रही बात एनडीए की। अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि कल जिस तरह से देखने के लिए मिला कि इंडिया गठबंधन के 2 मजबूत यहाँ पर दल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस और आरजेडी की, एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं थे। क्या अब सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच जो है वो इंडिया गठबंधन के बीच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है? अक्षय है, और अक्षय से सवाल रहेगा कि अक्षय, नीतीश कुमार को लेकर तो तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब सीटों को लेकर बात तेजस्वी से पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल को टालते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है कि अंदर खाने में क्या अब इनके बीच भी दरार आती हुई नजर आ रही सीटों को लेकर? देखिए, इंडी गठबंधन जो है, वो जो गाड़ी है इंडी गठबंधन के नाम की, जैसे वो राज्य दर राज्य एक प्रकार से मैं कहूँगा यहाँ पर यात्रा कर रही है, तो जिस राज्य में इंडी गठबंधन की गाड़ी पहुँचती है उस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल कौन है वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की गाड़ी आती है तो ड्राइविंग सीट पर आपको कांग्रेस नहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विराजमान होती नजर आएगी। बिहार में एंटर करती है तो आरजेडी नजर आएगी। कहीं ना कहीं अन्य राज्य में एंटर करती है तो वहां का जो क्षेत्रीय दल है वो नजर आएगा, जो मुख्य क्षेत्रीय दल है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ताधारी दल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हो। अब यही चीज कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका अदा करती है। आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव का और बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का। इसका अब अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि इंडी गठबंधन की गाड़ी जब उत्तर प्रदेश में आती है, जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ड्राइविंग सीट पर सवार हो जाते हैं, तो वो 17 सीटें कांग्रेस को देते हैं और 63 सीटें अपने पास रखते हैं। लेकिन 17 सीटें भी बाद में
में दी गई थी, उससे पहले जो ऑफर कांग्रेस के लिए रखा गया था उसमें महज 11 सीटें अखिलेश यादव की सपा ने कांग्रेस के लिए निकाली, जिस पर जयराम रमेश ने साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि हम 11 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, 11 पर गठबंधन नहीं होगा, ज्यादा सीट होंगी। 11 का जो पेशकश है वो कोई औपचारिक पेशकश नहीं है और ना ही इस पर कोई औपचारिक सहमति अभी बनी है। अब वही चीज बिहार में होती नजर आ रही है। एक और जिक्र है 28 सीटों का कि आरजेडी 28 सीटें अपने पास रखकर सहयोगी दलों को 12 देगी। एक और जिक्र है आरजेडी 30 सीटें अपने पास रखकर शेष सीटें सहयोगी दलों को देगी। तो कुल मिलाकर के जो ये क्षेत्रीय दल हैं जो ड्राइविंग सीट पर सवार है, इनको खुद से ये चीज है कि अपने राज्य में ये ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और उसके चलते कांग्रेस के खाते में कम सीटें जा रही हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 63 सीटें अपने पास रखी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने, उस 63 में से उन्होंने बगैर किसी आपत्ति के ममता बनर्जी को एक सीट दे दी, लेकिन नगीना सीट उन्होंने देने में कड़ा एतराज जताया चंद्रशेखर आजाद को, जिसको लेकर अब ये बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी तक ने यहां अखिलेश यादव से इस मामले पर बातचीत की थी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने यहां पर एक प्रकार से बात चंद्रशेखर आजाद के लिए की थी समाजवादी पार्टी से, उस पर भी अखिलेश यादव खफा है कि इतनी यहां पर उनका एक प्रकार से जो पक्ष है वो क्यों लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, मुख्य रूप से सहयोगी दल मैं उन्हें कहना चाहूंगा, वो जिस तरीके से ज्यादा सीटों पर अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दरार कुछ हद तक उत्पन्न कर रहा है। वाकई में देखिए, और क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 370 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। यानी कि अगर एनडीए ना भी हो तो बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष को हराने की ताकत रखती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी से भी कई नेता पार्टी को छोड़कर अन्य विपक्षी पार्टियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश हैं। दिनेश, अगर बिहार का ही जिक्र कर लिया जाए तो बिहार में आप भी देख रहे हैं कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, चाहे जेडीयू हो, हम पार्टी हो या फिर यहाँ पर रामविलास लोजपा हो, हर एक पार्टी की बात मानी जा रही है। क्या लग रहा है बीजेपी जो दावा कर रही है बिहार की सियासत को लेकर, क्या वो भी जानती है कि बिना सहयोगी दलों के वो दावा पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा? हाँ, देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके से अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में एंट्री की है और सहयोगी दलों के दम पर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हो पाए हैं। ऐसे में तमाम वो राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दलों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और जहां पर मजबूत दिखाई देते हैं, जिन क्षेत्रों में मजबूत दिखाई देते हैं, वहां पर अपने चुनावी दांव ठोकते नजर आ रहे हैं, वहां पर अपने सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि तमाम सहयोगी दलों को साथ रख करके हम लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और आगामी वक्त में जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आज बताया जा रहा है कि दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और ऐसे में आज या कल में बिहार में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई देखने को मिली, बीजेपी हाईकमान ने आदेश दिए कि आप जो पासवान परिवार है वो घर में बैठकर ये बात सुलझा ले कि हमें कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में चिराग पासवान को 4 सीटें दिए जाने पर पशुपति पारस अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में 2 बार बयान दे चुके हैं कि मैं कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में उनका कहीं ना कहीं रुख इस वक्त दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन खुद चाहेगा कि चुनाव से पहले यदि कोई बड़ा दल उनके साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका में साथ आता है तो ये बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीति में बड़ा झटका हो सकता है। अच्छा दिनेश, इस तरीके की बातें ललन सिंह को लेकर भी कही जा रही हैं कि उनका भी टिकट कहीं ना कहीं अब कटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी दांव लगाती हुई मुंगेर सीट को लेकर नजर आ रही है। ललन सिंह को लेकर चर्चा ये हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अगर मुंगेर सीट भी हाथ से चली जाती है तो क्या लग रहा है, नीतीश का साथ निभाएंगे या फिर बगावत करते हुए लालू प्रसाद यादव की तरफ रुख कर लेंगे? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, महज 80 दिनों के बाद यहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे। उस स्थिति में ललन सिंह ने कल पटना नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात की। मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर विशेष तौर पर मुलाकात हुई और इसके साथ साथ नीतीश कुमार, माफ कीजिए, यहाँ पर ललन सिंह के जो करीबी नेता हैं उनको टिकट दिए जाने पर भी वहाँ पर विचार विमर्श किया गया। आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, ऐसे में तस्वीर साफ हो जाएगी शाम तक या कल सुबह तक कि कौन से नेता कहाँ से चुनाव उतरने वाले हैं। ललन सिंह को मुंगेर सीट से चुनाव दिए जाने पर जेडीयू में लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। नीलम देवी वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ललन सिंह बड़े नेता हैं, बड़ा
सियासी आधार है, बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा है और अपने बड़े नाम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का उनका जो व्यवहार पिछले दिनों में देखने को मिला है, नीतीश कुमार की कार्यशैली से ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है और आगामी वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वाकई में देखिए, और अब सवाल लगातार यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि आज या फिर कल सुबह तक बिहार में कोई बड़ा खेल यहां पर हो सकता है। सीटों को लेकर जिस तरीके से अब नीतीश कुमार बातचीत करने के लिए दिल्ली आ पहुंचे हैं, ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो तमाम कोशिशें नीतीश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने के लिए, वो आखिरकार क्या कामयाब होती हुई नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके का दावा तेजस्वी यादव ने किया था कि खेला अभी बाकी है चाचा, और जब भी खेला होगा तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बौखलाते हुए आप ही नजर आएंगे। देखना होगा भविष्यवाणी सच होगी या फिर नीतीश का बयान है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।